तो ठीक है बच्चों, आज जो है उसके आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक जो हमने पिछले टर्न पर क्या पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो हमने वो चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें बताई थी। उसके आगे का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने वाला है उसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या मतलब है, देखिए फील्ड ऑफ व्यू। अब ध्यान से सुनो, फील्ड ऑफ व्यू का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है एक ऐसा रीजन जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखी जा सकती है। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। मतलब जैसे मान लो मैं एक ऑब्जर्वर हूं और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखना चाहता हूं मिरर में, तो एक ऐसा रीजन जहां पर वो अगर बंदा अगर जाता है तो उस उतने रीजन में पूरी की पूरी उसे इमेज उस ऑब्जेक्ट की दिखती है। जैसे मैंने क्या बोला, सिर्फ ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा जैसे कि हमारे पास एक ये प्लेन मिरर है, ठीक, और एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। मान लो कुछ भी, ऐसे एक बकरी भैंस कुछ भी, मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने क्या किया कि इस मिरर के सामने एक रास्ता है, इस मिरर के सामने एक रास्ता है और इस पर मान लो कि मैं चल रहा हूं, यहां पर मान लो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा हूं और ऑब्जर्वर कौन है, मैं ही खुद ऑब्जर्वर हूं। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर क्या होगा कि जैसे अगर फील्ड ऑफ व्यू अगर देखना है तो हमेशा आपको एक कंडीशन पर ध्यान देना होगा। वो कंडीशन क्या है कि इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकालो, इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकालो और दोनों की दोनों रे जो है इनके दोनों कॉर्नर पर पहुंचनी चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, एक रे मैंने इस कॉर्नर पर भेजी, जैसे ये, ठीक है, और जितने एंगल से ये यहां पर टकराएगी, मान लो ये θ1 है, क्या उतने एंगल से निकलेगी, तो ये भी θ1 होगी बिल्कुल। और ये मान लो कोई डी दूरी पर है, एक रे मैंने इस कॉर्नर पर भेजी, मान लो कि ये एंगल कोई θ2 है, तो क्या ये θ2 पर निकलेगी, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वर और मान लो नीचे है, रास्ता है, रास्ते पे भी मतलब ऐसे समझो कि मैं इस रास्ते पे जा रहा हूं चल के ऐसे, तो क्या ये भी तुम्हारा θ2 होगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि ये जो रे आई ना, ये एक रे ये और एक रे ये, इस ऑब्जेक्ट से मैंने दो रे भेजी इस प्लेन मिरर पर, एक रे इस कॉर्नर पर और एक रे इस कॉर्नर पर। ये ऑब्जेक्ट की लोकेशन इस मिरर पर कहीं भी हो सकती है ना, इसलिए मैंने इनके एंगल अलग अलग माने। अगर ये बिल्कुल सेंटर पर होती तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होता, मतलब ये सेंटर पर नहीं है, ऐसे ही मैं एक रैंडम ले रहा हूं। तो इस मिरर से किसी डी दूरी पर एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा है और मिरर हमारा प्लेन है, मैंने दो रे भेजी, एक इस कॉर्नर पर और एक इस कॉर्नर पर। जब मैंने यहां से इस कॉर्नर पर भेजी तो जितने एंगल से टकराती है उतने एंगल से बाहर निकलती है। मान लो ये यहां पहुंची, वैसे ही ये वाली यहां पहुंची। मतलब ये है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि अगर ये ऑब्जर्वर मतलब मैं यहां से लेके अगर मैं यहां तक अगर मैं मूव करता हूं इस रीजन में, तो मुझे उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी। मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से जो भी है हमारी इमेज जहां पे डी दूरी पे ही बनती है जाके, तो वो ऐसा लगेगा कि हमारी जो है ऑब्जेक्ट, मैंने आपको क्या बताया दे, ऐसे समझिए, ऐसे फील करिए कि ऐसे हमारे सामने एक शीशा है और उसके सामने एक मान लो कुछ भी एक खरगोश रखा है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, खरगोश। इस खरगोश के सामने मैं ऐसे निकल के जा रहा हूँ इसी से कुछ थोड़ी दूर पर, और जब मैं निकल के जा रहा हूँ तो हमें मालूम है कि जब मैं उधर से आ रहे होंगे इस शीशे को देखेंगे, तो इस शीशे में देखते टाइम पर जब मैं आ रहे होंगे तो कुछ शीशे से पहले ही कुछ दूरी से हमें उस शीशे के अंदर खरगोश मतलब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हमें इस शीशे के अंदर खरगोश दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब शीशे के अंदर खरगोश दिखने का क्या मतलब है, उसकी इमेज दिख रही है। हमें क्या दिख रही है, उसकी इमेज, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इसकी इमेज है। तो वैसे ही मैं आ रहे हैं तो दिखना स्टार्ट हुआ और हम चलते जा रहे, फिर भी शीशे की तरफ देखा तो तब भी हमें खरगोश दिख रहा। कुछ आगे बढ़ने पर ऐसा लगेगा कि उस शीशे में अब खरगोश नहीं दिख रहा, मतलब कि अब उसमें उसकी इमेज नहीं दिख रही है। तो वो इमेज जो दिख रही थी चलने के टाइम पर, वो खरगोश की इमेज दिख रही थी। तो जितने रीजन में दिख रही थी वही रीजन हमारा क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू।
ये हमारा रीजन क्या कहलाएगा, जिसमें अगर इसमें ऑब्जर्वर मूव करता है इस पूरे के पूरे रीजन में, तो यही हमारा कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। इस फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या हुआ, एक वह रीजन जिसमें अगर ऑब्जर्वर मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज उसे यहाँ पर दिखेगी, वो रीजन हमारा कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस पर एक जेई का क्वेश्चन भी आया है, देखिए। ध्यान सुनो, जेई का क्वेश्चन कैसे था वो भी देखिए कि ये हमारे पास एक मिरर है, ठीक। यहां से इसके सेंटर पॉइंट पर यहां से एल दूरी पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है, और यहीं से ये क्वेश्चन किसका है, जेई का है। यहां से एल दूरी पर एक स्क्रीन है, ये लाइन जो है स्क्रीन पूरी सीधी है, ये भी कितनी दूरी पर है, एल दूरी पर। अब कहानी फिर से वही जो अभी मैंने बताया था आपको कि कोई भी ऑब्जर्वर सॉरी कोई भी ऑब्जर्वर है वो कितने रीजन में इसकी इमेज देख सकता है। कोई भी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, मान लो कोई भी ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो कितने रीजन में इसकी इमेज देख सकता है। तो कहानी अभी जो मैंने बताया था वैसे ही, एक रे आप यहां डालो, ठीक है, और एक रे आप यहां डालो। हमें मालूम है कि जो ये रे अगर पीछे रे बढ़ाई जाए तो जो ये कट करेगी वो भी कितनी दूरी पर होगी, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। रे कुछ मतलब इस तरीके से बनाई जाती है कि जितनी दूरी पर हमारे ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पर हमारी इमेज बने। ये ध्यान रखना, ये दोनों दूरी बराबर होती है। डायग्राम मेरा थोड़ा बस गड़बड़ है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हम एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। क्या चीज़, देखिए मैंने ये कह दिया कि ये मिरर की जो लंबाई दी है या हाइट दी है वो मैंने कह दिया कुछ डी है। तो हमें बताना है कि जितने में देख सकता था वो कितना लंबा होगा, हमें ये वाई निकालना था। क्वेश्चन हमारा क्या है कि बताइए कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा। फील्ड ऑफ व्यू को मैंने वाई बोल दिया, ये क्वेश्चन था, जे में आया था। तो कुछ भी नहीं है, देखिए मैं इसको दो तरीके से बनाता हूँ, कैसे समझिए। एक मैंने इसको अलग बनाया, वो मैंने क्या किया, ये हमारे पास मिरर है, मिरर वाला पोर्शन, ये दूरी कितनी है यहाँ से मिरर से इमेज की, ये हमारी इमेज बनेगी। ये क्या बनेगी, इमेज, वो ऑब्जेक्ट है। तो इस इमेज से इस मिरर की दूरी कितनी होगी, वो भी एल ही होगी। और इस इमेज से उस स्क्रीन की कितनी होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, जिसमें हमारा ये फील्ड ऑफ व्यू है, ये क्या है, ये बाई है। और ये दूरी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 3 है। आप ध्यान दीजिए, तो मैंने क्या किया, मैं वही करने वाला हूँ। ये दूरी कितनी, ये है कि लंबाई कितनी है इसकी, डी। तो मैं रेशियो लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये जो है क्या मैं इसकी रेशियो को ले सकता हूँ, इसका एल और इसका 3l, और इसमें क्या कर सकता हूँ, ये डी और उसका बाई, ये कटा। हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आया, y इज इक्वल टू कितना आया, डी। बस आंसर। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया था, है ना। बेसिक ज्योमेट्री जो हम पीछे भी चीज़ें देख चुके हैं, किस कौन सी क्लास में, 6th 7th 8th क्लास में ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं, वही ज्योमेट्री यहाँ पर इस्तेमाल होनी थी। ठीक है, नोट करिए। चलिए देखिए, अब देखिए, अब ये तो ये था कि इसके बीच में कहीं भी मिरर की हो। वैसे ही कि मान लो हमारे पास ये मिरर है और ऑब्जेक्ट हमारा कहीं नीचे रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और यहां से डी दूरी पर। तो इस कंडीशन में किस तरीके से हमारा फील्ड ऑफ व्यू होगा, कहानी फिर से वही कि कुछ इस तरीके से हमारा रास्ता है, इस पर कोई ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। तो जरा फील करने के लिए इसे जरा समझिए, हमारा ऑब्जर्वर इस पर मूव कर रहा है, तो बस वही बताना कि बताइए कितने मतलब रीजन में जो है ये देख सकता है, कितने रीजन में ये देख सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी रीजन में देखने के लिए हमें मतलब जो रे है
वो कितनी रे गिरानी है? 2, और 2 रे कहाँ पर गिरानी है? मिरर के दोनों छोर पर, मतलब दोनों कॉर्नर पर। तो मैंने क्या किया कि एक रे इस कॉर्नर पर गिराई, जितने एंगल से ये जो टकराई है क्या उतने ही एंगल से ये निकलेगी, ये भी तुम्हारा क्या होगा? आई होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरा मैंने क्या बोला था कि एक रे यहाँ गिरानी है, ठीक, ये मैंने कह दिया कोई थीटा है, तो क्या ये थीटा पे ही जाके, ये हमारे पास जो बोर्ड है वो थोड़ा छोटा पड़ गया, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखिए, कि जितने एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट हुई है उतने एंगल से निकलेगी। तो जो भी रीजन आएगा ऊपर वो पूरा का पूरा हमारा क्या कहलाएगा? फील्ड ऑफ व्यू। मतलब कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ अगर इस रास्ते पे मूव कर रहा है और सामने शीशा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ से कहाँ देख सकता है? यहाँ से लेके और जहाँ पर भी ये इसको कट कर रहा होगा वो जगह तक देख सकता है। ये मतलब है फील्ड ऑफ व्यू को, मतलब समझ आ रहा है ना, कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ से कहाँ दिखेगी इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये ऑब्जर्वर जो है ना, ये ऑब्जर्वर इस रास्ते पे अगर चला है तो रास्ते पे चलने पर इस मिरर के अंदर हमारा क्या दिखेगा? इमेज। मान लो ये खरगोश है, वैसे ही मैंने कहा ये खरगोश है, तो खरगोश की इमेज इस शीशे में इसे कहाँ से कहाँ तक दिखेगी? यहाँ से लेके जहाँ तक ये पॉइंट कट करेगा। तो जहाँ से लेके जहाँ तक ये दिखेगी वही रीजन हमारा कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर हम उसकी इमेज देख सकते हैं, वो एरिया जहाँ पर हम उसकी इमेज देख सकते हैं, वही हमारा कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। नोट करिए इसको, फिर हम आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। नोट करिए, देखिए देखिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड। देखिए ये हमारे पास मिरर दिया है, ये इस मिरर की जो लंबाई है या हाइट मान लो, कुछ भी कह लो, वो कितनी है? L। यहां से L दूरी पर हम इधर बढ़े, ये भी L है, और यहीं से ऊपर भी हम L चले। ध्यान रखना ये बराबर बराबर ही है, ठीक है। ये भी कितना है? L, और इस जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इससे मिरर से L हाइट नीचे, मेरे पास एक स्क्रीन है, मेरे पास एक स्क्रीन है। ये स्क्रीन आप सीधी समझिए कि ये सीधी है, ये ठीक है, ये स्क्रीन है, ठीक है। अब देखिए ये स्क्रीन पर क्या हुआ कि कहानी वही चीज़ है कि मान लो कि कोई ऑब्जर्वर जो है, या मैं ही हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें कहाँ दिखेगी। तो मैं मूव कर रहा हूँ, तो हमें वो रीजन बताना है, वो रीजन बताना है जहाँ पर इसकी हमें इमेज दिखे। तो मैंने मान लिया कि कोई भी रीजन मान लो कि कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे दिखेगी। तो हमें मान लो कि ये रीजन ही जो है, या ऐसे कह सकते हो कि हमें फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, ये लंबाई जो मान लो जो भी है वो हमें निकालनी है, जिस रीजन में हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिख सकती है। तो स्क्रीन को पॉज करो और आप ट्राई करिए, एक बार अपने मन से ट्राई करिए कि क्या करना है। जब तक आप अपने मन से ट्राई ना कर लो तब तक आप मेरे जो मैं यहाँ पर जो आपको सॉल्व कराने वाला हूँ उसको मत देखना, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, इसे समझिए। मैंने क्या बोला था, आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है। आपको क्या याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट से हमें 2 रे भेजनी है, और कहाँ पर? मिरर के दोनों कॉर्नर पर। मैंने क्या किया, एक रे मैंने यहां भेजी, ठीक है, मैंने इस कॉर्नर पर भेजी, और ये जो है मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक। और दूसरी रे मैंने यहां पर भेजी, मान लो ये इस तरीके से आई है। तो क्या मुझे ये निकालना था? हाँ, मुझे यही निकालना है, ये लंबाई निकालनी है कि लंबाई कितनी होगी। अब ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा कि ये वाला जो एंगल है वो θ1 है, तो ये भी θ1 होगा। ये एंगल हमारा मान लो
θ2 है, तो क्या ये भी θ2 होगा? बिल्कुल होगा। और ये तो हमें दिख ही रहा है कि θ2 ग्रेटर देन θ1, इसमें कोई हमारा कोई मतलब वो टास्क ही नहीं है, यानी मतलब हमारा वो टास्क ही नहीं है कि एंगल कौन ज़्यादा है, ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि दूर वाला एंगल ज़्यादा होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ, ये वाला ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल बना है ये वाला, तो क्या यहाँ से, ध्यान से सुनना, मैं पॉइंट नहीं दे रहा, पॉइंट दूंगा तो फिर और तुम्हें दिख बार ऐसे समझिए, अगर मैं इस ट्रायंगल में देता हूँ, मतलब देखता हूँ, तो क्या होगा? क्या ये tan θ1 L/L लिखूंगा मैं? क्या हमारे पास ये वैल्यू 1 है? इसका मतलब θ1 की वैल्यू कितनी है? 45। कितनी है? 45। एंगल भी पूछ सकता है कि बताइए इसमें ये एंगल कितना होगा, तो एंगल भी, खैर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये था नहीं, बट फिर भी अगर एंगल पूछते तो भी हम बता सकते थे। अच्छा, अगर वो θ1 है तो क्या ये भी θ1 होगा? बिल्कुल होगा। ये लाइन से अगर ये लाइन कट करोगे तो ये एंगल और वो एंगल बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से अगर हम tan θ देखें, tan θ1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? देखिए इसके लिए ये लंबाई कितनी है? 2L, और ये मैं कह दे रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा वो मैंने कह दिया, ये 22 है। ये क्या चीज़ है? 22 है। तो मैं लिख दिया यहाँ से θ1 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर वाई बेस, लंब वटे आधार, तो हमारे पास होगा 2L/y। और यहाँ से देखेंगे तो दोनों की वैल्यू ये क्या है हमारी, ये वैल्यू जो है 1 है, तो हम यहाँ पर ये अगर इन दोनों इक्वेशन से देखें, दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 2L/y इज इक्वल टू 1, जो कि y की वैल्यू क्या आ गई? 2L। y की वैल्यू क्या आ गई? 2L। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरी चीज़ ये बताइए कि अगर मैं इस चीज़ को देखें, ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल में बताइए इसकी लंबाई कितनी है? ये L और ये भी L, ये भी कितना है? ये भी L, और ये कितना है? ये भी L। तो अगर हम यहाँ से देखें कि tan θ2 इज इक्वल टू, अगर देखें तो हमारे पास आएगा 2L/L, वैल्यू आई 2। tan θ2 कितना आया? 2, बहुत अच्छे। और ये अगर तुम्हारा θ2 है तो ये भी θ2 होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम उससे देखें तो मैंने क्या कहा कि ये जो है इसको मैंने कह दिया x, इसको मैंने क्या कह दिया? x। तो क्या वो वाला तुम्हारा जो tan θ2 लिखोगे नीचे वाला, तो क्या लिखोगे यहाँ से? L/x। क्या लिखोगे? L/x। अगर हम यहाँ से दोनों से देखें तो क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि 2 इज इक्वल टू L/x। तो ये वैल्यू क्या आई? x इज इक्वल टू वैल्यू आई L/2। x की वैल्यू क्या आई? L/2। तो अगर हम वहाँ से और यहाँ से देखें तो वैसे हमारे पास L फील्ड ऑफ व्यू क्या है? L फील्ड ऑफ व्यू जो हमारे पास है वो है y माइनस x। y की वैल्यू कितनी आई है? 2L। x की वैल्यू कितनी है? L/2। तो हमारे पास आएगा 3L/2। तो हमारे पास जो फील्ड ऑफ व्यू की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है? 3L/2। यही क्वेश्चन था, तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री में फिर से कह रहा हूँ कि ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे सरल अगर फिजिक्स का अगर कोई टॉपिक माना जाए तो मेरे तरीके से कहा जाए जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं होता है, वो चैप्टर तुम्हारा ऑप्टिक्स ही है। हाँ, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि मैं प्रयास करूँगा कि ऑप्टिक्स को भी प्योर मैथमेटिक्स के साथ इन्वॉल्व किया जा सके। मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व किया जा सके, जो एडवांस के बच्चे हैं, मतलब जो IIT की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर। जेईई मेंस के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं किया जाता है ना, और बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स साथ में 3-4 चैप्टरों का कॉम्बिनेशन सिर्फ जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है। हाँ, इस साल से जो 2019 का जो 2020 का पेपर जो जनवरी में हुआ है उसमें मिक्सिंग आना स्टार्ट हुई है जेईई मेंस में भी। तो ध्यान रखना कि अब जेईई मेंस का भी पेपर जो है आसान नहीं होता। मैं उसी के बेसिस पे आपको सारी चीज़ें करा रहा हूँ क्योंकि अब जो आगे 1-2 साल में और भी एडवांस का पेपर जो है थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ सकता है। रीजन हर साल बढ़ रहा है और पिछले आज से 10 साल पहले का पेपर और आज के पेपर में काफ़ी डिफरेंस हो चुका है। मैं उसी के बेसिस पर आगे आने वाली चीज़ों के लिए भी जो वीडियो बना रहा हूँ तो उनके लिए भी ये फ़ायदे की बात होगी, ठीक है ना। तो आप देखते चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों के तरीके से समझा रहा हूँ और आपको बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाऊँगा चीज़ें, ठीक है। चलिए देखिए, नोट कर लो सभी लोग। चलिए देखिए,
देखिए अब इस पर क्वेश्चन ही करने हैं, क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, कहानी वैसे ही जैसे मैंने बोला था ना कि हमारे पास ये स्क्रीन है, ठीक, और मैंने क्या किया, ऐसे समझिए, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक। ओरिजिन पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, बहुत बढ़िया, और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए मैंने 2,2 और 2,4। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लिया, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, ओरिजिन पर, और मिरर है हमारा, वो हमने दे दिया 2,2 से 2,4 के लिए। और जो स्क्रीन जहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट, जहाँ कह सकते हो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस जहाँ पर कट कर रही है वो है तुम्हारा -2,2। तो लेंथ देखा जाए तो ये वाली लेंथ कितनी है, हमें कहानी फिर से भाई, कहानी फिर से क्या है भाई कि एक ऑब्जर्वर जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, एक ऑब्जर्वर है इस स्क्रीन पर मूव कर रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा किस में ले रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ध्यान रखना। अभी हम ये केस किस में समझा रहा हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब कि मिरर हमारा ऐसा लगा हुआ है, ये मिरर ऑब्जेक्ट ऐसे, और ये स्क्रीन हमारी कैसी है, ऐसी। तो इस स्क्रीन पर अगर ऐसे मूव करके आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा है, वो मिरर रखा है, ठीक है। तो हम अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पर हमें इसकी इमेज दिखेगी, इस ऑब्जेक्ट की, वही जो हमने अभी तक जो बातें बताई हैं। देखिए तो क्या वो वाला केस बन गया कि यहाँ पर हमें एक रे यहाँ भेजनी चाहिए और एक यहाँ टकराएगी, ठीक है, और एक ऊपर भेजो और एक ऊपर टकराएगी, मान लो ऐसे कुछ इस तरीके के। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो ध्यान से सुनो, हमें मालूम है कि इस वाली इमेज को अगर ये वाली जो रे है इसको पीछे बढ़ाएं और इसको भी हम पीछे बढ़ाएं तो ये वाली रे और ये वाली रे यहाँ पर मिलेंगी जाके। भाई सीधी सी बात है, इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी रे निकल रही होंगी, मतलब इस मिरर पे पड़ रही होंगी, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो जो रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। ये बात तो मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में बात कर चुका हूँ कि मतलब इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर जो रे गिरती हैं वो कितनी गिरती हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बोला था, इनफाइनाइट रेस, इनफाइनाइट रे से हमारी इमेज बनती है। अब चाहे इस मिरर पर तुम आप कहीं भी गिरा लो, वो सारी जितने भी रे गिरेंगी और इसमें जो भी गिरने के बाद जो रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्टेड रे को अगर आप पीछे ड्रॉ करोगे ना तो वो एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, वो हमारा जो है वही इमेज कहलाती है। और हमें मालूम है जितनी दूरी ये है तो ये दूरी कितनी होगी, 2। क्यों कि यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है, 2। कह दोगे सर आपने 2 कैसे बोल दिया, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट देखिए, इस x में 2 चला, x में 2 चला, y में भी 2 चला, तो y में भी 2 चलने का मतलब क्या है, y भी ये 2 है, और y में कितना और चला, y में और 2 चला, तो सभी जो है हमारी दूरियां आ गई। हमें मालूम है कि जितना दूर हमारा ऑब्जेक्ट बनता है इस मिरर से, मैंने आपको और ये भी बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस मिरर को आगे की तरफ जो है नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे और जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर हम इमेज बना देंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बोला और यहाँ पे भी आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ। इतना बात क्लियर आया सभी को। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर हम इस तरीके से केस कर सकते हैं, ये हमारा O है ऑब्जेक्ट, ये I, और मैंने क्या किया, इनको पॉइंट दे दो A, B, C और D, E और लास्ट पॉइंट F, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहां से ट्रायंगल के तौर पर देखें तो ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल, वो ट्रायंगल देखिए ABI एंड ट्रायंगल, मैं देख रहा हूं DEI, ध्यान से देख लो, मैंने क्या बोला, मैंने ये वाला ट्रायंगल देखा और मैंने ये ट्रायंगल देखा। इन ट्रायंगल के लिए जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, सिमिलर ट्रायंगल जैसे यूज किया था, तो मैंने क्या किया, इस वाली लंबाई को मैंने क्या मान लिया, x, ठीक है, और इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया, y।
इस पूरे वाले को मैंने क्या मान लिया, बाई। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो पहले वाले इसमें देखता हूँ, इस वाले केस में अगर मैं इसमें देखेंगे तो क्या होगा, अगर मैंने ये वाली साइड का अगर मैं रेशियो लूँ तो किसके साथ आएगा, ये x के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, x का। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2x, ठीक, और इसकी ये वाली साइड लो तो ये हो जाएगा 2y, बड़ी वाली कितनी हो जाएगी 6। तो ये 2 से 2 काटो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ये बात कितने लोगों को समझ आई है? सभी को समझ आनी चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल का पहले ये वाला लिया और इस ट्रायंगल का मैंने ये वाला लिया। तो मैंने छोटे वाले से बड़े वाले का डिवाइड किया है, तो छोटे में बड़े वाले का डिवाइड किया। फिर मैंने ai वाला लिया, ay छोटे वाली साइड का नीचे वाला, तो 2 वो कितना है 2, तो बड़े वाले का नीचे वाला कितना हो जाएगा 6। वही मैंने रेशियो लिया उसी से कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं ट्रायंगल इसके बारे में बात करूँ, ध्यान सुनना, इन ट्रायंगल ACI एंड बड़े वाले ट्रायंगल में बताइए, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा, ट्रायंगल DFI, F मतलब ऊपर, ठीक है, DFI। तो अगर मैं इस पर देखें तो फिर से कहानी वही, देखिए मैंने फिर से वही किया, मैंने लिया AC की लंबाई कितनी है, कितनी हाइट है 4, तो 4 डिवाइड बाई इस बड़े वाले कितनी है 22 इज इक्वल टू उस नीचे वाले को बताइए AI कितना है 2, और बताइए DI कितना है 6। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। हमें लेंथ कौन सी चाहिए थी, फील्ड ऑफ व्यू वाला रीजन ये है, ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, और इस फील्ड ऑफ व्यू को हम क्या कर सकते हैं y माइनस एक्स, क्या कर सकते हैं y माइनस एक्स, जो कि हमारा अगर लेंथ बोला जाए फील्ड ऑफ व्यू की तो हमारे पास जो है वो है y माइनस एक्स। अरे कितना है y माइनस एक्स, जो लिख सकते हो 12 माइनस 6, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 6 मीटर। अरे कितनी आई 6 मीटर। तो यही लेंथ थी हमारी फील्ड ऑफ व्यू जो कि हमें निकालनी थी, और वो हमारा निकल आया। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये समझ आया होगा, और नहीं आया तो एक मैं डेटा आपको दे दे रहा हूँ, वो डेटा आप नोट कर लीजिए और घर से करके लाना, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, देखिए आगे देखिए, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, आपको क्वेश्चन वही दोबारा से दिया। आप देखो इसी को चाहे आप एक्सिस के हिसाब से सेट कर लो, जैसे मैंने बोला ये ओरिजिन है, ओरिजिन है, ऐसे भी दे दो, या नॉर्मली ऐसे भी कह सकते हो। मान लो मैंने ये कह दिया कि ये मान लो 3 मीटर है, ये आपको घर से ट्राई करना है, डेटा मैं बस आपको दे दे रहा हूँ। ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है, और ये भी मैंने क्या कह दिया 2 मीटर है। हमें फिर से फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ निकालनी है। मतलब कब, जब ऑब्जर्वर मूव करे, मतलब जहाँ पर हमारा ऑब्जर्वर इमेज देख सकता है उस ऑब्जेक्ट की, मतलब ये रीजन। तो ये फिर से हमें निकालना है भाई, आप नोट करिए, घर से ट्राई करना। एक क्वेश्चन है जो अब मैं इसमें वेरिएशन लेके आ रहा हूँ। देखिए एडवांस में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, अब एडवांस में ये नहीं पूछा जाएगा। ये जेईई मेंस और नीट तक की तो बातें हो गई, जेईई मेंस और नीट तक की यहाँ तक बातें हो गई। अब मैं आपको थोड़ा जो एडवांस की तरफ लेके चल रहा हूँ कि एडवांस में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करें कि मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, मैं डेटा पुराना वाला ले रहा हूँ जिससे कि हमें उसका आंसर पता है, इसलिए हमने इसको भी 2 लिया था, इसको भी 2 लिया था। ये दूरी कितनी आई थी पिछले वाले से 6 मीटर, x की वैल्यू 6 है और y की भी 6 थी, तो ये यहाँ से यहाँ कितना हुआ 6 मीटर, मतलब हमारा फील्ड ऑफ व्यू भी 6 था, बिल्कुल ठीक। मैंने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कह दिया 10 मीटर है, मतलब इस लाइन से ऑब्जर्वर हमारा कितना मतलब पीछे है। ये बेसिकली हम किस प्लेन में ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये किस प्लेन में ले रहा हूँ,
हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये तो आपको याद ही रखना है, मैं बताऊंगा जब तक मैं ना कहूँ कि वर्टिकल प्लेन है तब तक आपको हॉरिजॉन्टल समझना है। अब जो आगे इसके आगे, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बात, इमेज तो वैसी बन रही है, इमेज भी हमारी कितने बनेगी, 2 पे बनेगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि इस ऑब्जर्वर, जो हमारा ऑब्जर्वर है वो अभी कहाँ पर है, रेस्ट पर है, अभी कैसा है ये, रेस्ट पर है, लेकिन इसी टाइम पर इसमें एक्सीलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सीलरेशन आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक्सीलरेशन आया। अब ध्यान सुनना, मतलब क्या है कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो हमारा नॉर्मल चलेगा नहीं। अब मैं यहाँ पर कुछ और पूछने वाला हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। मैंने ये कहा कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर उसमें इतना एक्सीलरेशन है, इसका मतलब अब ये दौड़ेगा, एक्सीलरेटर मतलब एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेटर, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अगर ये यहाँ से लेके, मैंने ये पॉइंट कह दिया कोई भी ए और ये कह दिया बी, ये ए और बी कह दिया, ठीक है। मतलब जो फील्ड ऑफ व्यू है उतने फील्ड ऑफ व्यू में ये कितना टाइम स्पेंड करेगा। क्वेश्चन मेरा क्या है कि ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक का मतलब क्या है, इसका फील्ड ऑफ व्यू, वो रीजन जहां पर इमेज देख सकता है। तो मतलब अगर ये ऑब्जर्वर यहां से लेके यहां तक अगर जा रहा है, ए से लेके बी तक जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक मतलब है कि ये जो ऑब्जर्वर है इस ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी देर देख पाएगा, कितनी देर देख पाएगा। तो मतलब हमें वही निकालना है ये। तो कहानी कुछ भी दिक्कत नहीं है, हम करेंगे क्या, सबसे पहली बात ये है, हम यहां से लेके यहां तक निकालते हैं। इसको मैंने पॉइंट कह दिया ऑब्जर्वर को ओ, ऑब्जर्वर को पॉइंट क्या कर दिया ओ, ठीक है। तो अगर मैंने ओ कह दिया तो मैं अगर बात करूं तो हमारा जो दूरी है ओ ए वो कितना है, ओ ए दूरी है 16 मीटर, कितना है 16। तो हम अगर यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम सोचते हैं वैसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें, कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इसकी वेलोसिटी निकाली है कि ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो बताइए हम शुरुआत में अगर ये इक्वेशन लगाएं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बताइए यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा। देखिए तो पहले हमें टाइम पता होना चाहिए, पहले हमें टाइम पता होना चाहिए। देखिए तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, ये दूरी है 16 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कटा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 16, कितना है 16, जो कि टी की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेकेंड। मतलब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय लगेगा वो 4 सेकेंड लगेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगेगा 4 सेकेंड। अच्छा, दूसरी चीज कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने क्या किया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर दिया। बताइए इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, एक्सेलरेशन कितना है 2, यहाँ से लेके यहाँ तक समय कितना लगेगा 4। तो हमारे पास जो वेलोसिटी बनी वो वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी आई 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, तुमसे ये पूछे जा सकते थे कि बताइए कि इस ऑब्जर्वर को इस फील्ड ऑफ व्यू के एंटर होने से पहले कितना समय लगेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि बताइए ऑब्जर्वर जब फील्ड ऑफ व्यू पर एंटर करेगा तो कितनी वेलोसिटी होगी, तो 8 मीटर पर सेकंड। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन जो था, अब उस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि कितना टाइम स्पेंड करेगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं वो देखिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते हैं। अब देखिए क्यों लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी है 8, ये मुझे टाइम निकालना है और ये दूरी भी मालूम है हमारी कितनी है 6। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो हमारे पास हो जाएगा 6 डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट बोल लो क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 8, ठीक है। और ये हो जाएगा t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो हमारे पास ये कट गया। हमारे पास अगर देखा जाए तो इसको उधर लेके जा रहे तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से श्री धराचार्य अगर मेथड लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो हमारे पास होगा t इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस माइनस
ये कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 1 इंटू ये प्लस ही हो जाएगा, कि मतलब माइनस माइनस यहाँ पर माइनस है इसलिए ये 6 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, देख लिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से लेके यहाँ तक की वेलोसिटी निकाली, यहाँ का समय निकाला कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगेगा और कितनी वेलोसिटी होगी। उसके बाद यहाँ की वेलोसिटी पता है, यहाँ का टाइम निकालना है, यहाँ की दूरी से पता है, तो वही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा सभी ने। देखिए आगे देखिए, देखिए अगर हम वहां से देखें तो हमारे पास क्या होगा, t इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -8 प्लस माइनस, और अगर उसके बारे में बात करें तो हो जाएगा 64 और प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमारे t की वैल्यू दो आएंगी, एक -8 माइनस का 88 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आएगा माइनस का 8 प्लस √88 डिवाइडेड बाई 2। ये टाइम जो है निगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉजिटिव है, यही हो सकता है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए हमने क्या किया, इसमें से 2 का डिवाइड कर दिया, तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो इसमें जब हम 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 22 और 4 बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो मेरे पास जो होगा वो ये होगा कि 22 माइनस का 4 सेकेंड, ये समय लगेगा तुम्हारा इस फील्ड ऑफ व्यू में चलने के लिए। समझ आया? ऑब्जर्वर को इसमें समय कितना स्पेंड करना पड़ेगा, जो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा √22 माइनस 4 सेकेंड। इतना जो है टाइम इसे यहाँ लगेगा इसको इमेज देखने के लिए, कह सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू में चलने के लिए। नोट करिए, नोट करिए। चलिए देखिए आगे देखिए, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। चलो आगे देखो, अब मैंने क्या किया कि इसी क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव, ध्यान सुनिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जर्वर मेरा वो वही है, ठीक है, कितना नीचे है 10 मीटर। अब मैंने क्या कह दिया कि जो ऑब्जर्वर का जो पोजीशन चेंज हो रहा है वो किसके हिसाब से हो रहा है, वेरिएबल। मैंने दिया t² प्लस 2t प्लस 4। जो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है इस ऑब्जर्वर का, वो कैसे चेंज हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट। मैं ये चीज़ कहाँ पर लेके जा रहा हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ काइनेमेटिक्स में, कि काइनेमेटिक्स में जो हमारा पोजीशन चेंज होता है या वेलोसिटी चेंज होता है या एक्सीलरेशन चेंज होता है, वो सारा का सारा इस तरीके से होता है। तुम्हें याद होगा कि काइनेमेटिक्स में हमने किस किस का फंक्शन लिया था, काइनेमेटिक्स में फंक्शन लिया था कि x t का फंक्शन हो सकता है, v t का फंक्शन हो सकता है, a t का फंक्शन हो सकता है, ठीक है, साथ में v x का फंक्शन हो सकता है, a x का फंक्शन हो सकता है, और तुम्हारा a जो है v का फंक्शन हो सकता है। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर बनाई जा सकते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, और काइनेमेटिक्स की अगर ये आपको सारी प्रॉपर्टीज अगर याद होंगी कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, तो वो सारे के सारे छऊ के छऊ टाइप यहाँ पर पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है इस फील्ड ऑफ व्यू के लिए। देखिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें देखिए क्या चीज़ मैंने ये कहा कि बताइए कि क्वेश्चन फिर से कि टाइम ए से लेके बी तक कितना लगेगा, टाइम ए से लेके बी तक कितना लगेगा। तो कुछ भी नहीं है भाई साहब, आपको करना क्या है, इसकी जो है डायरेक्ट दूरी कितनी है आपको जो लगानी है, वो दूरी आप डाल दो डायरेक्ट और टी की वैल्यू निकाल लो। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि टी ए बी निकाल लो, और इसको मैंने ओ पॉइंट मान लिया, टी ओ ए निकाल लो, और तुमसे क्या पूछा जा सकता है, वेलोसिटी एट ए बताओ, और क्या पूछा जा सकता है, वेलोसिटी एट बी बताओ। बी मतलब ये एंट्री पॉइंट ए हो गया फील्ड ऑफ व्यू का, और एग्जिट पॉइंट हो गया बी पॉइंट। तुमसे एक्सीलरेशन पूछ सकता है कि बताइए कि ए बी में जब मतलब इस रीजन में चलेगा तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं भाई साहब,
समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? दूरी तो दी है, तो दूरी तो हमें बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या देखिए, एक एक करके अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ से हम पहले निकालते हैं TOA। अगर TOA के हिसाब से देखें तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चलना है इसे। ये कितना था, ये 6 था, x कितना था 6, तो ये 16 चलना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट डाल दो 16 t² प्लस 2t प्लस 4। हम यहाँ से देखेंगे तो आएगा t² प्लस 2t और ये हो जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। फिर से हमारे पास t की 2 वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 इंटू 1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। तो t की वैल्यू 2 आएंगी। इसको देखोगे तो 12 चौको 48 होता है, तो 52 हो जाएगा। और देखिए कैसे लिख सकते हैं, -2 प्लस माइनस ये 52 हो गया डिवाइडेड बाई 2। इसमें से 4 कॉमन लोगे तो कितना आएगा 13, हाँ 13। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, t1 इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस √13। ठीक है, हमें मालूम है कि इसमें 2 वैल्यू होंगी, इसकी वैल्यू 2 होगी। एक t1 क्या होगा माइनस का 1 माइनस का √13 और t2 क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का √13। समझ आ रही है? t2 क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 प्लस √13। हमारे पास ये 2 वैल्यू होंगी इसकी। इस t की कितनी वैल्यू हो गई 2। हमें मालूम है कि निगेटिव टाइम हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हमारी पॉसिबल नहीं है टाइम की वैल्यू, ये हमारे पास टाइम की पॉसिबल वैल्यू है। तो कितना हो गया √13 माइनस 1 सेकेंड। इस तरीके से हमें मालूम है ये t2 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक लगा हुआ समय, ये समय ये है। अच्छा दूसरी बात, यहाँ से के लिए यहाँ तक पूछोगे तो आप क्या करोगे, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी तुम्हारी 16 प्लस 6 22। आप 22 के लिए निकालो, या आप ये कर दो कि ये दूरी अब कितनी है, ये दूरी 6, आप इसके लिए अलग से निकाल लो। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा दूसरी बात, अगर वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे, कहानी फिर से वही है कि तुम्हारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू t² प्लस 2t प्लस 4। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू 2t प्लस 2। तुम्हें कितने टाइम के लिए वेलोसिटी चाहिए, तुम्हें चाहिए इतने टाइम के लिए, इतने पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगा, ये समय लगा आपका ये। आप ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दोगे तो तुम्हारे पास वेलोसिटी एट पॉइंट A आ जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ की t की वैल्यू कितनी डाल दें, t की वैल्यू डाल देंगे √13 माइनस 1 और प्लस 2। अगर ये डाल देंगे तो हमारे पास ये वेलोसिटी किसकी आ गई, वेलोसिटी आ गई एट पॉइंट A। याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो डेटा आपको जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से दी जाएगी, या ये भी डेटा है वो कुछ इस तरीके का दिया जाएगा कि आपकी वेलोसिटी जो है कुछ सिंपल फॉर्म में आ जाए, वो डेटा के बेसिस पर होगी। हमने कुछ रैंडम ऐसी डेटा ले लिया है तो रैंडम के बेसिस पर ऐसे बन गया। अगर हम एक्सेलरेशन की पूछें तो dv/dt, मतलब ये चीज़ क्या बन चुकी है, ये तो वेलोसिटी बन गई ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो तुम्हारा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद करो, क्या ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है? नहीं। इसका मतलब पूरे के पूरे A से लेके B तक एक ही एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है और जो कि वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुमको B पॉइंट का अगर निकालना है, B पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो याद रखना कि B पॉइंट के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय लगेगा वही समय के लिए आपको उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि लगातार जो है तुम्हारा क्या है, पोजीशन चेंज हो रही है और पोजीशन के हिसाब से तुम्हारी जो है वेलोसिटी भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है किसका फंक्शन है, टाइम फंक्शन है, और ऊपर जाने पर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि टाइम लगातार बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये बिल्कुल काइनेमेटिक्स बेस्ड मैंने कर दिया। हाँ, अब मैंने आपको 6 फंक्शन बताए हैं, ये 6 फंक्शन इस पर बेस्ड हो सकते हैं, 6 फंक्शन इसके बेस्ड हो सकते हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है काइनेमेटिक्स के बेस्ड पर। क्या बात क्लियर है सभी को? चलिए आगे देखिए। देखिए अब मैंने क्या किया कि अगर मैंने इसको देखो, मैं पूरी की पूरी फिजिक्स यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि
फील्ड ऑफ व्यू पर अगर मैं पूरी फिजिक्स इन्वॉल्व करने बैठ गया तो हो सकता है 3-4 लेक्चर 4-5 लेक्चर लग जाए। तो हमें उतना नहीं देना है, बस हिंट देना है। उसके बाकी कुछ 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा मैं, बाकी जो भी है आपको जो भी मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं वो आपको असाइनमेंट में मिलेंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया कि मान लो कि यहाँ पर कोई ब्लॉक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई ब्लॉक है, बहुत बढ़िया। ये ब्लॉक पर एक्सीलरेशन फ्रिक्शन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने दे दिया कि ऐसे समझो, इस पर जो मैं फोर्स लगा रहा हूं ना वो लगा रहा हूं 100/²। मैंने बाई² क्यों दिया कि मैंने इसको बाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, क्लियर है? बनाता हूं ठीक है। और मैंने क्या किया, इसका मास, इस ब्लॉक का मास मैंने कितना दे दिया 100 kg। और ये तो मान लो 10 मीटर है ही, और ये पीछे वाला क्योंकि डेटा मैंने चेंज नहीं किया है तो तुम्हारा ये भी 6 रहना है। इस म्यू की वैल्यू जो मैंने दे दी वो दे दी मैंने, मान लो 0.2 मतलब बाई वाई में चेंज होगा तो इसका मतलब जैसे जैसे बाई की लोकेशन चेंज होगी इसका फ्रैक्शन भी चेंज होगा। अब हाँ, आपको अगर फ्रैक्शन में याद होगा तो मैंने फ्रैक्शन में क्या बोला था, मैंने फ्रैक्शन में बोला था कि फ्रैक्शन 2 तरीके का हो सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो वेरिएबल उसी पर डिपेंड करता है जिधर आप मूव कर रहे हो। तो मूव मैं किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, वाई एक्सिस में, तो वाई पर मैंने वेरी कर दिया। अच्छा, तो मुझे बताना है कि अगर क्वेश्चन कोई भी एक पूछ ले रहा हूँ, बाकी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बने जा सकते हैं, इसी पर बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जब ए पॉइंट पर पहुँचे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब ए पॉइंट पर पहुँचे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने कह दिया कि यही मान लो ओरिजिन है, जहाँ से ये मूव कर रहा है यही इसका ओरिजिन है। तो बताइए कैसे करना है। तो हमें इसकी एफबीडी पता होनी चाहिए, हमें इसकी एफबीडी पता होनी चाहिए। एफबीडी का मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर हमें मालूम है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है और इस पर पीछे फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन इधर होगा, ये इसकी एफबीडी होगी। इसके बेस पर अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूँ तो लिखूँगा F माइनस म्यू mg मतलब फ्रिक्शन फोर्स, या आप लिख लो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 100A। मास कितना है इसका 100, हाँ ये 100। बताइए ये कितना लिखा है, ये लिखा है 100/² माइनस का म्यू n, इसका n कितना है, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा, मतलब इस तरीके से ऐसे ब्लॉक रखा। मैंने क्या बोला, ये सारा का सारा किस पर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। किस पर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हो रहा है, इसलिए ये ऐसी चीजें हैं। अब देखिए, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ब्लॉक ऐसे रखा है, ये ऐसे मूव कर रहा है एक तरीके से, ये मतलब है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा mg, अरे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा mg। तो हम म्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2, इस फ्रिक्शन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को लिख सकता हूं म्यू n, और ये कितना है म्यू mg। ये बात तो आपको पता होगी है। तो यहाँ से कितना हो गया 0.2 इंटू, और mg की वैल्यू कितनी है 1000, तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी 0.2, और ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू 1000 का मतलब g की वैल्यू मैंने 10 ले ली, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 है। ये कितना हो गया 100/² माइनस का 200 इज इक्वल टू 10A मतलब 100A। तो यहाँ से 100 से 100 काटा, तुम्हारे पास कितना हो गया y² माइनस 2y इज इक्वल टू A। अब बताइए कि एक्सीलरेशन को अगर हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें वेलोसिटी के टर्म में, तो इस एक्सीलरेशन को मैं क्या लिखूंगा v dv/dx या dy, क्योंकि y भी चेंज हो रहा है। तो हाँ, तो देखिए क्या लिखोगे y² माइनस 2y इज इक्वल टू v dv/dy। ये आ गया हमारे पास
अगर मैं इस चीज़ को देखें यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख सकता हूँ वहाँ से वाई स्क्वायर माइनस का 2y और ये हो जाएगा तुम्हारा dy, ठीक है, dy इज इक्वल टू वी डी वी, ठीक है। हाँ ये भी आप मान लीजिए कि ये रेस्ट से ही स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? रेस्ट से। जब लगाया फोर्स तो लगाया तो तुरंत चला, इसका मतलब रेस्ट था पहले। तो बताइए y कोऑर्डिनेट क्या है? जब इसकी वेलोसिटी 0 थी 0, v वेलोसिटी निकालनी है जब ये कितना चल जाए 10 और 6 16। आप इसको कर लो बस, उसमें कुछ बचा नहीं है, वहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है ना। अगर मान लो कि मैं इसको म्यू को टाइम के हिसाब से अगर वेरी करा देता, फोर्स को भी टाइम के हिसाब से वेरी करा सकता हूँ। यहाँ पर दो तरीके का हो सकता था इसमें, एक तो y हो सकता है और एक टाइम डिपेंडेंट। अगर ये टाइम डिपेंडेंट होता तो इस यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होता। मान लो इस y की जगह पर t है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? जो पूरी इक्वेशन है वो बन के आएगी टी स्क्वायर माइनस 2t इज इक्वल टू ए। तो इसको क्या लिखते फिर? इसको आप लिखते डी बाई डी टी। तो आप टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिए तो आपको टाइम भी पता चल जाता कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। ऊपर के लिए भी टाइम निकल आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना कि वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है इसके लिए और टाइम भी पूछा जा सकता है कि कितना टाइम लगेगा। इस तरीके के क्वेश्चन। हाँ कांस्टेंट अगर यहाँ पर मान लो म्यू होता तो फोर्स तुम कांस्टेंट लगा देते तो कांस्टेंट के हिसाब से भी निकल आता, फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो तो नॉर्मल बात है, वो तो आप डायरेक्ट यहीं से कर लेते इसी से, उसमें तो कुछ है ही नहीं। समझ आ रहा है ना, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती। बट ये थोड़ा ठीक ठाक लगने लगा। तो ये बात सभी को समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखिए और देखो, इस पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन अभी फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा करना नहीं। देखिए इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, और इसमें करने के लिए ये फोर्स है वो मैं किसी, जैसे मान लो एक फोर्स ऐसे लगाया और एक फोर्स मान लो मैं ऐसे लगा देता, ये फोर्स कांस्टेंट कर देता। भाई इस पर फोर्स क्या कर सकता था? मान लो 100 न्यूटन मैंने ऐसे लगाया, ऐसे भी है ऐसे भी है, तो आपको पता होगा कि इसका रिजल्टेंट कैसे चलने वाला है, कुछ अलग तरीके से। या मैं ऐसे कर देता कि एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, जिससे कि हमें इस वर्टिकल पे चलाना है ना, तो वर्टिकल पे चलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक नीचे की साइड भी लगा देता, मान लो ऐसे 100 न्यूटन। तो कुछ भी नहीं है, आप ये 100 घटा लेते, या हम ये कह देते कि ये वाला मान लो 10 बाई है, उसको चेंज कर देते। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन हैं, आप ऐसे समझिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में और भी दिखेंगे, है ना, और भी वेरिएशन दिखेगा। इतना अभी जो है इतने के लिए काफ़ी है। और देखो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ध्यान से सुनना। अब मैंने इसको क्या किया कि मैं इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को ना लेके वर्टिकल प्लेन लिया। मैंने इसको क्या किया कि ये वर्टिकल प्लेन है, ध्यान से सुनना। अब वर्टिकल प्लेन का मतलब क्या है कि अब जैसे ये दिख रहा है यही वर्टिकल है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया, मैंने क्या किया कि इसको पूरा टावर मान लो, ठीक, इसको पूरा टावर मान लो। और देखिए मुझे करना क्या है कि ये तो तुम्हें समझ आ रहा है ना कि इसमें अभी तक मैंने क्या किया, इसमें ये किया कि जो ये तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू एंटर करता है वो तुम्हारा यहाँ पर 6 है और 6 से लेके 6 और ऊपर है, यही तो है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा सेटअप मैंने यही बना दिया। देखिए अब अगर हम यहाँ पर ये चीज थोड़ा नीचे लेके चलते हैं तो कैसे दिखेगा, देखो देखिए मैंने क्या किया कि पूरे के पूरे सेटअप को मैंने ऐसे कर दिया और ये हमारा मिरर है, ठीक, ये हमारे पास ये भी तो इमेज भी, ये स्क्रीन है। और ध्यान सुनो, क्वेश्चन वो है वही है हमारा, लेकिन हम थोड़ा कुछ दिखाना चाहते हैं इसमें। वो देखिए मैंने क्या किया कि टावर है, ये टावर, ठीक, ये हमारा क्या है, टावर है। इस पर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, इसके टॉप पर। ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, इसके टॉप पर। और इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 100 मीटर। ध्यान से सुनना, अभी हमें मालूम है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू निकाला था वो हमें मालूम है कितना, कि यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये, तो ये कितना था, ये निकला था 6
और ये भी कितना निकला था 6। हमने इसको कह दिया कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। हमारा फील्ड ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो उसकी दूरी निकालना है अगर ए बी की, तो कितनी आई है हमारी 6। ये तो हमने कर ही चुके हैं ना, ये चीज़ तो हम कर ही चुके हैं। अब देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि अगर ऑब्जर्वर वहाँ से कूदता है तो कितनी देर इसकी इमेज देख पाएगा। तो इमेज इतना चलेगा इतने भी देख पाएगा। तो बताओ मोशन एंड ग्रेविटी का क्वेश्चन बना कि नहीं बना। मोशन एंड ग्रेविटी का मतलब सीधी सी बात है, ये फ्री फॉल केस है। वो बंदा वहाँ से कूदेगा, जब कूदेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। अरे कितनी वेलोसिटी होगी 0। तो बताइए कितना टाइम स्पेंड कर पाएगा। तो वही क्वेश्चन है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बार आप यहाँ के लिए निकालिए और एक बार आप यहाँ के लिए निकालिए, बस कुछ भी है ही नहीं इसमें। मोशन एंड ग्रेविटी का केस बताइए, यहाँ पर करना क्या है, मुझे हमें निकालना है यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगेगा अगर ऑब्जर्वर जो है, समय का मतलब कितनी देर इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख पाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए कैसे करना है। मोशन एंड ग्रेविटी के केस में हम क्या करते हैं, मोशन एंड ग्रेविटी के केस में करते हैं कि जिस जगह से कोई भी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है उसी को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेते हैं। ये हमने मोशन एंड ग्रेविटी में आपको पढ़ाया है कि जिस जगह से ऑब्जेक्ट रिलीज होता है उसी को आप क्या मान लो, कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि ये जो बी पॉइंट है इस ग्राउंड से कितना नीचे है 12, तो ये दूरी है कितनी 88। अरे कितनी है 88 मीटर। और अगली वाली कितनी है, इसमें 6 और जोड़ दो तो वो हो जाएगा 94 मीटर। तो हमें मालूम है कि अगर ऊपर से नीचे रिलीज किया जा रहा है तो पहले एक क्वेश्चन होगी क्या, S = UT + ½ AT² अगर लगाओ तो देखिए यहाँ से क्या बनने वाला है। अरे ऐसे क्या बनने वाला है, देखिए क्या करोगे। यहां पर देखिए हमारे पास होगा माइनस का 88, क्यों, क्योंकि ऑरिजिन से y डायरेक्शन में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं SY = UT + ½ AT²। क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। तो ये लिखो आप माइनस का 88, इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस का ½ इंटू AY मतलब ग्रेविटी जो कि होगा -g, तो हो जाएगा तुम्हारा 10 इंटू T²। ये माइनस से माइनस कट गया और ये इससे कट गया, तो हमारे पास T की वैल्यू कितनी आई 88/5 रूट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक समय लगेगा, ठीक है। अगला आप किसके लिए निकाल लो, अगला आप निकालो डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। तो आप क्या लिखोगे, माइनस का 94, ये वहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा 94 = माइनस का इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस का ½ इंटू 10 इंटू T²। तो हमारे पास ये कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये माइनस माइनस कट गया, हमारे पास होगा T = √94/5 सेकेंड। तो अगर हम इसमें से मान लो ये T2 है और ये T1, अगर T2 में से T1 घटा देते हैं तो हमारे पास आएगा 94/5 माइनस √88/5। अगर घटा देंगे जो भी समय आएगा यही टाइम स्पेंड होगा किसमें, जिसमें उसकी इमेज देख सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, नोट करिए। मैं फिर से कह रहा हूं पूरी की पूरी फिजिक्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है किसी भी जगह पर। फिजिक्स में किसी भी जगह पर कुछ भी मिक्स किया जा सकता है। मैं जो आपको करा रहा हूं ना, ये किसी भी इंडिया की किसी भी किताब में नहीं दिखेगा, ये मैं खुद से ही आपको बनाया हूं, वो मैं आपको करा रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि IIT के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कभी रिपीट नहीं करते हैं, मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूं। और वो शायद ही हो सकता है कि डायरेक्ट किसी किताब से भी दिखे। IIT के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको डायरेक्ट ही शायद ही किसी किताब से मिले। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि उसका कोई क्वेश्चन का पैटर्न उठा लें, लेकिन ये ध्यान रखना कि 90% क्वेश्चन तो वो कभी आपको किसी भी किताब में दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो भी प्रोफेसरों के द्वारा क्वेश्चंस बनाए हुए होते हैं, या कह सकते हो वहाँ के मतलब स्टूडेंट जो भी पढ़ते हैं उनके द्वारा बनाए हैं, मतलब वो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। कैसी होती हैं, क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ कि पूरी की पूरी फिजिक्स में किसी भी जगह पे किसी भी जगह को उठा के किसी भी लिंक किया जा सकता है। तो एक मैं जस्ट एक पैटर्न दे रहा हूँ, इसके बेस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वही चीज़ देखिए, है ना। चलिए आगे देखिए, कुछ भी कठिन नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। चलिए आगे देखिए, मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें। और देखिए, अच्छा ये बताइए, चलो हम सेंटर ऑफ मास में भी इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, सेंटर मास से भी इन्वॉल्व करते हैं। देखो
ये वर्टिकल प्लेन था, अब मैंने फिर से हॉरिजॉन्टल लिया, ठीक है। ये सेटअप मैंने किस में रखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। देखिए मैंने क्या किया, ध्यान सुनो, ये हमारे पास मिरर है 2 मीटर का, 2 मीटर का नीचे यहां से हमारे पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये भी कितना दूर है, 2 मीटर पर। ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ये भी कितना दूर है, 2 मीटर पर। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान सुनो। ये लाइन सीधी है मान लो। मैंने क्या किया, वही कहानी कि यहां से यहां पर एक मान लो कि एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m1, और किस तरीके से हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू आया था, ये इस तरीके से आया था, ठीक है। ये जो कि ये दूरी यहां से कितनी थी, ये 6, और ये भी कितनी थी, 6। तो फील्ड ऑफ व्यू हमारा कितना था, 6 था, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया कि जो इसका एंटर फेस होगा इस वाले के लिए, वहां पर एक और ब्लॉक रखा है जिसका मास है m2। ये दूरी वही पुरानी है कि ये है 10 मीटर, इसका मास दे दिया मैंने 100 kg, और इसकी वेलोसिटी दे दी, और इसकी वेलोसिटी दे दी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। ये है तुम्हारा 10 kg, और ये है रेस्ट पर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का कैसे, कि ये ब्लॉक जो है ये किस में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये किस में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। सेटअप किस में रखा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। तो एक ब्लॉक वहां पर है जो कि कितना है, 100 kg का, और कितनी वेलोसिटी से आ रहा है इधर, 10 मीटर पर सेकेंड से। जो फील्ड ऑफ व्यू का रीजन ये है, मान लो मैं एक ब्लॉक यही रख दिया, ये कितना है 10 kg का, ये रेस्ट पर है। अब वो वाला ब्लॉक ऐसे चल के आ रहा है, तो वो वाला ब्लॉक क्या करेगा, इसको टक्कर मारेगा, वो वाला इस ब्लॉक को टक्कर मारेगा। तो टक्कर मारते ही अब कॉलिजन जो है वो तुम्हारा किसी भी तरीके का हो सकता है। कॉलिजन आपके पता है, कॉलिजन आपके 3 टाइप के होते हैं। कैसे, एक परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, एक पार्शियली इलास्टिक कॉलिजन, और एक इन इलास्टिक कॉलिजन। समझ आ रही है। तो मैंने कहा कि अगर तीनों केस पर अगर देखें, पहले केस कैसे पता चलता है, ए की वैल्यू 1 से मतलब परफेक्टली इलास्टिक हो गया, और परफेक्टली इलास्टिक के लिए मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी। परफेक्टली इलास्टिक के लिए मतलब क्या है, एनर्जी कंजर्व रहेगी। दूसरा पार्ट मैंने क्या पूछा कि ए की वैल्यू हाफ है, मतलब पार्शियली इलास्टिक है। और तीसरा केस क्या है कि ए की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इन इलास्टिक कॉलिजन है। इस केस में टक्कर मारने के बाद दोनों साथ में हो जाएंगे। इस केस में कुछ एनर्जी लॉस होगी, कुछ एनर्जी लॉस होगी। मैं बस क्या पूछना चाहता हूं वो भी देखिए। इसको जो ये ब्लॉक है तुम्हारा m1 वाला, m1 वाले को ये पॉइंट A ले लो और ये B ले लो। मैंने क्या किया कि टाइम फॉर m1, इसमें अगर पूछा जाए तो A से लेके B तक कितना लगेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, टाइम फॉर m2, वो भी A से लेके अगर B तक चलेगा तो कितना लगेगा। अगर ये यहाँ से यहाँ चलेगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ से यहाँ चलेगा तो कितना टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, जब ये कॉलिजन होगा उस टाइम की वेलोसिटी हमें पता करनी है। कॉलिजन होते ही इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बस हमें वो निकालनी है। तो इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, हमें मालूम है कि कॉलिजन। ये क्वेश्चन आपको घर से ट्राई करना है। आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कॉलिजन हमारा इलास्टिक कॉलिजन है तो आप 2 इक्वेशन से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। किससे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन से और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन से। समझ आ रही ना। अगर ए की वैल्यू है 1 तो आप डायरेक्ट 2 इक्वेशन से ही निकाल सकते हो। किससे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और एक एनर्जी कंजर्वेशन। और अगर हमारा मान लो कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अगर मान लो कि ये तुम्हारा ना तो 1 है ना तो 0, इसकी बीच का वैल्यू है, मतलब क्या होगा, पार्शियली इलास्टिक। पार्शियली इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, पार्शियली इलास्टिक का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई साहब एनर्जी लॉस हो रही है तो एनर्जी कंजर्व तो लगा नहीं सकते, लेकिन मोमेंटम कंजर्व लगा सकते हो। तो आप इस वाले से कैसे, कौन कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करके निकालोगे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। आप इसकी जो वैल्यू है आफ्टर कॉलिजन किसकी, m1 और m2 की, किन किन 2 इक्वेशन से इस्तेमाल करके निकालोगे। अरे किन किन 2 इक्वेशन से, एक मोमेंटम और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये किससे निकाल लोगे, ये निकाल लोगे आप मोमेंटम और एनर्जी इक्वेशन से। इसमें भी क्या करोगे, एनर्जी कंजर्व होगी नहीं तो मोमेंटम और कोफिशिएंट हो रहे। तो इस तरीके से हम
इनमें सभी की वैल्यू निकाल लेंगे और जब तुम्हारी इनकी और इस वाले की यहाँ पर जब कॉलिजन होगा तो इनकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट पता है कितना होना है, तो टाइम निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट करिए, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, नोट करिए। देखिए आगे देखिए हमने पहले क्या चीज पढ़ रखा है, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे और रोटेशन ऑफ मिरर, याद है ना आपको, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, देखिए उसका भी इन्वॉल्व इस क्वेश्चन में किया जा सकता है, वो भी देखिए।